हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज चार्ज एज पर बीएनएसएस। सेक्शन है इसका 234। चार्ज मैंने आपको शुरू में डेफिनेशंस में भी पढ़ाया था। जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो उसको बोलते हैं चार्ज। अगर एक से ज्यादा आरोप लगते हैं तो उसको बोलते हैं हेड ऑफ चार्ज। और ऐसे समझ लो एक कंबाइंड स्टेटमेंट जिसमें सारे चार्जेस लिखे होते हैं। जैसे मान लेते कोई आदमी किसी के घर चोरी करने के लिए घुसा तो नेचुरली पहले वो खिड़की विड़की तोड़ के अंदर घुसेगा, तो ये अपने आप में एक अपराध है ना। फिर मान लेते हैं वहां पे उसने किसी के सर में भी डंडा मार दिया तो वो अटेम्प्ट टू असॉल्ट भी हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर में भी काउंट हो सकता है। वो देखना पड़ेगा उसने कितना बड़ा अटैक किया है और फिर वो चोरी करके भाग गया चीजें। तो ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं क्राइम ऑफेंसेस एट द सेम टाइम। तो मैंने डिस्कस किया था डेफिनेशन के टाइम पे कि इसको हेड्स ऑफ चार्ज बोलते हैं और कंबाइंड इसको बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज को भी ना डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक केस की शुरुआत एक तरह से यहां से होगी ताकि सामने वाले बंदे को पता तो चले कि उसने कौन सा अपराध कब कहां कैसे क्यों किया। मतलब क्यों तो खैर उसको ही पता होगा, उसने कौन सा अपराध कब कहां किया, ताकि वो उसको डिफेंड कर सके। एक राइट टू डिफेंड देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसके हिसाब से ये चार्ज को डिफाइन करते हैं, राइट। So its purpose is to ensure that accused clearly understands the nature of accusation। उसको समझ में आए कि मेरे पास किस चीज का आरोप है और वो उसको डिफेंड कर सके। ये राइट एक्यूज को दिया गया है। तो ये फॉर्मल एक्यूजेशन है, मतलब एक तरह से बाकायदा इस चीज को लिखा जाएगा, कंफ्यूजन नहीं छोड़ी जाएगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसको मिलेगी, राइट। So it will state the offense with which the accused is charged। जैसे एक आदमी ने चोरी की है तो उसको क्लियरली वर्ड थेफ्ट यूज होगा और ये एक स्पेसिफिक लीगल नेम होगा, मर्डर, थेफ्ट, रेप, व्हाटएवर। नाउ अगर उसका कोई स्पेसिफिक लीगल नेम नहीं है तो फिर पूरी डेफिनेशन होगी, मतलब पूरा लंबा होगा कि भाई तूने क्या किया, क्यों किया, दिस दैट। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने बनाया है that you invited Mr. X at your residence and offered bad food with the intention of misusing his mobile phone to extract some confidential data। तो इस तरह से कुछ भी एक लंबी लाइन भी बनाई जा सकती है अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि एक वर्ड का क्राइम उसको बता सकें। जैसे एक वर्ड के क्राइम इजी होते हैं ना, थेफ्ट इजी इन द सेंस कि बताना इजी है, थेफ्ट, मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, ये तो वन वर्ड हो गए, डेफेमेशन। अब लेकिन कई बार नहीं समझ में आ रहा तो लेकिन उसने ऑफेंस तो किया है तो वो पूरा सेंटेंस फिर बना दिया जाएगा क्लियरली कि भाई तुमको इस चीज के लिए पकड़ा जा रहा है, ताकि अगर वो अपने आप को डिफेंड करना चाहे, कर सकता है तो करे। उसको ये भी बताया जाएगा कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में ये ऑफेंस पनिशेबल है। नहीं, जैसे पुराने जमाने का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, होता था ना, हम बोलते थे कि भाई ये 420 है तो वो आईपीसी का सेक्शन होता था 420 चीटिंग का, है ना। अभी वो 316, 318 इस तरह से बन गए हैं। तो लॉ ने ये चीजें डिफाइन करी हुई हैं पहले से और वो चीज क्लियरली उसको बताई जाती है कि भाई ये चार्ज इस एक्ट के इस सेक्शन में है, राइट। और ये मान के चला जाता है कि ये चार्ज उस सेक्शन में है, ये चीज जज साहब ने चेक कर ली है, मतलब कि जो उसने ऑफेंस किया उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर हरकत को एक क्राइम मानने के लिए तैयार है। जैसे किसी ने किडनैपिंग की, अब किडनैपिंग में जो जो भी हमने पढ़ा, बीएनएस में हमने किडनैपिंग पढ़ी थी ना, तो वो सारी बातें उस वक्त हुई हैं, तभी तो हम किडनैपिंग एक वर्ड लिख के देंगे उसको, तभी तो किडनैपिंग माना जाएगा। या एब्डक्शन है तो एब्डक्शन माना जाएगा, या मर्डर है तो मर्डर माना जाएगा, तभी तो माना जाएगा। सो वो क्लियरली ये चीज होती है। और द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब क्या है कि जैसे माना एक बंदा दिल्ली में है और सपोज वो आया साउथ इंडिया से एंड उसको मान लेते हैं लोकल वहां की लैंग्वेजेस ही आती हैं, मे बी तमिल और समथिंग, बट अगर यहाँ का कोर्ट हिंदी में लिख रहा है या इंग्लिश में लिख रहा है तो वो अपनी भाषा में ही लिखेगा। जो एक्यूज्ड है उसको ट्रांसलेशन करके दे दिया जाएगा, वो एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल जो चार्ज लिखा जाएगा वो कोर्ट अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, राइट। अब अगर उसने पहले भी ये अपराध कभी किया था तो ये बात भी चार्ज के अंदर लिखी जाएगी, है ना। अगर एनहांस्ड पनिशमेंट उसको देनी है, क्यों? क्योंकि पहले भी वो कन्विक्ट हो चुका है। जैसे एक आदमी ने मर्डर दूसरी बार किया है या चोरी, थेफ्ट दूसरी बार की है, तो उसने पिछली बार जब चोरी की थी तो उसकी पूरी डिटेल भी चार्ज के अंदर लिखी जाएगी, ताकि उसको भी क्लियर हो कि भैया आप दूसरी बार अब इस काम के लिए पकड़े हुए हैं, पहली बार तो आपका दोष सिद्ध हो चुका
और अब दूसरी बात जो है, फिर से आ गए हो तो जज भी फिर उस चीज को देखते हुए इस बार हायर पनिशमेंट देगा। एक्चुअली होता क्या है, जब आपने बीएनएस पढ़ा होगा तो बहुत जगह लिखा रहता है कि क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है वो मिलेगी सपोज अप टू 5 ईयर, मान लेते हैं किसी भी क्राइम के लिए अप टू 5 ईयर का मतलब हो सकता है कि जज फर्स्ट टाइम क्राइम को देखते हुए लीनियंसी करके 1 साल 2 साल की ही जेल करें, लेकिन अगर एक बंदा पहले भी कर चुका है तो इसका मतलब सुधरा तो है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 5 ईयर की पूरी ही मिले। तो ये चीजें मैटर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है चार्ज पर बार बार अगर आप बुक्स को देखोगे, गूगल करोगे तो यही आती है, विलियम स्लैनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें इन्होंने कहा है कि अ चार्ज शुड क्लियरली इन्फॉर्म द एक्यूज्ड, उसको क्लियरली बताए। छोटी मोटी गलती हो गई, अब माना हमने लिख दिया जी आपने चोरी की 10 जुलाई को और थी वो 11 को, ये छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है ना। सो इट विल नॉट इनवैलिडेट द ट्रायल अनलेस दे हैव कॉज प्रेजुडिस टू द एक्यूज्ड। मतलब कि अगर चार्ज आपने बिल्कुल ही अलग लगा दिया, सपोज बंदे ने की है चोरी और आपने लगा दिया मर्डर, अब ये तो फिर कुछ ज्यादा हो गया, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा टेक्निकल एरर है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, डेट गलत लिख दी या प्लेस गलत लिख दिया, सपोज हमने लिखा कि भाई आपने चोरी सपोज दिल्ली के अंदर वेस्ट दिल्ली में की, उसने की थी साउथ दिल्ली में, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, चोरी तो चोरी, फर्क तो पड़ता है, उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन एज सच इससे उसका राइट ऑफ डिफेंस या क्राइम ना तो कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, तो दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो आई थिंक मैंने चार्ज के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको दे दी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सफिशिएंट है। फिर भी कुछ डिस्कस करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।